एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ाओफान श्याओ को काई के साथ देखता है, जहाँ पर काई श्याओ के साथ मस्ती कर रहा था और श्याओ खुश भी होती है, जिससे कि ज़ाओफान थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है क्योंकि वो यही चाहता था कि श्याओ खुश रहे। तभी श्याओ को फील होता है जैसे कि कोई उसे देख रहा हो, पर तभी ज़ाओफान छुप जाता है और श्याओ उसे नहीं देख पाती। इसके बाद ज़ाओफान वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे जिया मिलती है, जो कि ज़ाओफान से सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगती है और उसे बताती है कि वो उसे बचपन से ही पसंद करती है और वो उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर है। वो उसे बोलती है कि वो उसे सपोर्ट भी करेगी, पर ज़ाओफान बताता है कि उसके अंदर शुरू से ही उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और आगे भी उन दोनों का कोई चांस नहीं है, जिससे कि जिया समझ जाती है कि ज़ाओफान अभी भी सिर्फ श्याओ को ही पसंद करता है। इसीलिए वो गुस्से में ज़ाओफान से बोलती है कि वो अपने डिसीजन पर बहुत ही रिग्रेट करेगा। जो सुनकर ज़ाओफान यहाँ से उठकर चला जाता है और अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ वो श्याओ की वही नॉवल पढ़ रहा था और ज़ाओफान की मॉम डैड के बीच भी अब सब कुछ सही होने लगा था। जहाँ देखते ही देखते अब मॉम को हॉस्पिटल के अंदर 1 साल बीत जाता है और ज़ाओफान अपना न्यू ईयर हॉस्पिटल के रूम में ही टीवी देखते हुए सेलिब्रेट कर रहा था। अगले दिन उसकी मॉम डिस्चार्ज होने वाली थी, जहाँ पर वो लोग अपना सामान पैक कर रहे होते हैं कि तभी ज़ाओफान की डैड की नज़र वहाँ पर पड़ी एक फाइल पर पड़ती है, जो कि असल में जिया की थी और वो उसने ज़ाओफान को 1 साल पहले भेजी थी, जिसमें ज़ाओफान की असली जेनेटिक टेस्टिंग रिपोर्ट थी। और जब ज़ाओफान को पता चलता है कि उसे कोई भी डिसऑर्डर नहीं था, तो उसे जिया पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से उसने श्याओ से ब्रेकअप करना पड़ा था, जिससे कि वो बाहर जाकर जिया को कॉल करता है और पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो जिया बोलती है कि उसे पता था कि वो कभी भी उसकी दी हुई फाइल नहीं खोलेगा और उसे कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि उसे कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, जिस वजह से वो हमेशा श्याओ से दूर रहेगा। पर असल में ऐसा नहीं होता और ज़ाओफान के सामने सच आ चुका था, जिससे कि वो जिया को कहता है कि अब वो उसे अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखना चाहेगा। पर इस बात से अब जिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि ज़ाओफान वैसे भी उसे पसंद नहीं करता था। ज़ाओफान भी अब अपनी मॉम से इस बारे में बात करता है और उसकी मॉम भी सब कुछ सच जान चुकी थी, जिससे कि वो उसे कहती है कि अब उसे वापस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर श्याओ का दिल वापस से जीतना ही होगा। और इसके लिए ज़ाओफान वापस यूनिवर्सिटी जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले श्याओ के हॉस्टल के बाहर जाता है और वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो ज़ाओफान को लगता है कि श्याओ अब शायद ही बाहर आएगी, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी श्याओ लिंग से फ़ोन पर बात करते हुए बाहर आती है, जहाँ वो डस्टबिन में कचरा फेंकने के लिए आई हुई थी और वो भीगते भीगते डस्टबिन के पास जाकर कचरा फेंक ही रही थी कि तभी ज़ाओफान उसके पीछे आकर उसे अम्ब्रेला से कवर कर देता है, जहाँ ज़ाओफान को देखकर श्याओ बहुत ज़्यादा ही शौक रह जाती है। ज़ाओफान श्याओ को बताता है कि वो वापस आ चुका है, पर श्याओ से कुछ बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। फिर ज़ाओफान वापस से अपने हॉस्टल जाता है, तो वहाँ पर शीबी उसे देखकर गले लगा लेता है और बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसने 1 साल से अपने रूम ज़ाओफान के लिए बचा कर रखा था ताकि ज़ाओफान ही उसका रूममेट बने। अगले दिन हम देखते हैं कि श्याओ और बाकी सभी लोग एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे होते हैं और श्याओ सीढ़ियों पर चढ़ी हुई थी, जहाँ पर काई उसके साथ मस्ती कर रहा था। तो एकदम से श्याओ सीढ़ियों से गिरने वाली होती है, लेकिन ज़ाओफान आकर उसे पकड़ लेता है, तो इस वजह से श्याओ वहाँ से चली जाती है और ज़ाओफान भी उसके पीछे पीछे जाता है। पर काई को उनके पीछे जाने से वही उसे रोक देती है और कहती है कि उसे ज़ाओफान और श्याओ को बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। इधर ज़ाओफान श्याओ से बात करने की कोशिश करता है, पर तभी लिंग भी वहाँ पर फेंग से बात करने के लिए आ जाती है, जिस वजह से श्याओ और ज़ाओफान छुप जाते हैं और हम देख पाते हैं कि लिंग फेंग से नाराज होती है क्योंकि फेंग उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था, जिस वजह से उन दोनों के बीच काफ़ी बहस हो जाती है और फेंग उससे ब्रेकअप कर लेता है। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और अब श्याओ भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ज़ाओफान उसे रोक देता है और शुरू से सब कुछ बता देता है कि कैसे जिया ने उसे गलत रिपोर्ट्स दे दी थी और उसने श्याओ को इन सब से दूर रखने के लिए ब्रेकअप कर लिया। जो सुनकर श्याओ को ज़ाओफान पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे सब कुछ शेयर भी कर सकता था, पर उसने उसे कुछ भी नहीं बताया और इतने वक्त तक श्याओ को यही लगता रहा कि उनके ब्रेकअप में ज़रूर उसकी गलती थी। जो सब बोलकर श्याओ यहाँ से चली जाती है और फिर ज़ाओफान प्रोफेसर उसे बात करने के लिए जाता है, जहाँ उसे ज़ूलू और शी भी मिल जाते हैं। जहाँ ज़ूलू अपने फ़ोन में मैसेज देखती है कि उनके पास एक एरिया में अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद वो शी को लाइब्रेरी चलने के लिए कहती है और शी कहता है कि वो ज़ाओफान का वेट करके फिर चलेंगे, जिस पर ज़ूलू बोलती है कि उन लोगों ने अभी भी ज़ाओफान को माफ़ नहीं किया है, इसीलिए वो उसके बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ प्रोफेसर ज़ाओफान को कहते हैं कि वो तो श्याओ को बहुत ही पसंद करता था, तो उसे श्याओ को वापस से ज़रूर मनाना चाहिए और इसीलिए अब ज़ाओफान श्याओ के लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर जाता है। पर श्याओ उससे ब्रेकफास्ट नहीं लेती और लिंग के साथ वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो लाइब्रेरी जाकर एग्जीबिशन की तैयारियों में लग जाती है और काई उससे हाथ पकड़कर पूछता है कि काई उसने ज़ाओफान को माफ़ तो नहीं कर दिया, जिस पर श्याओ बोलती है कि वो कभी भी उसे माफ़ नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर ज़ाओफान को देखती है तो वो उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है और अब ज़ाओफान भी उनकी हेल्प करने लग जाता है, जहाँ पर काई और ज़ाओफान दोनों ही श्याओ के पीछे पीछे घूम रहे थे और जैसे ही सीढ़ी श्याओ पर गिरने वाली होती है तो वो दोनों ही श्याओ को बचाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर गलती से दोनों एक दूसरे
दूसरे को हक कर लेते और एक बहुत ही क्यूट सा रोमांस सीन हम लोगों को देखने को मिलता है, जिस मोमेंट पर श्री भी उन दोनों का मजाक उड़ाता है और बोलता है कि आखिर उनके बीच में क्या चल रहा है, जो सीन काफी फनी था। फिर काई वहां से बाहर चला जाता है और तभी लिंग उसके पास आती है, जहाँ पर काई उसे कहता है कि अगर वो फांग को पसंद करती है तो उसे कॉल कर लेना चाहिए। पर लिंग उसे बोलती है कि अगर वो भी शाओ को पसंद करता है तो उसे कुछ करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से वो सिर्फ ट्राई कर रहा था, इसलिए ज़ोफान उससे आगे था। जिससे कि काई शाओ से बात करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर शाओ प्रीशियस लाइब्रेरी में होती है और ज़ोफान भी वहाँ पर आकर उसकी मदद करने लग जाता है, जहाँ पर वो कुछ बुक्स को साथ रखकर उनके फर्स्ट लेटर से सॉरी भी लिखता है और शाओ को दिखाता है, जिसे शाओ देख तो लेती है पर वो ज़ोफान के सामने ऐसा शो करती है जिससे उसे कुछ भी समझ नहीं आया और फिर वो उसे वहीं पर अकेला छोड़कर चली जाती है। पर तभी अचानक से वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है और सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं, जिस बीच काई शाओ को सेफली बाहर लेकर आ जाता है। पर अंदर ज़ोफान शाओ को हर जगह पर ढूंढ रहा था। इधर जब शाओ को पता चलता है कि ज़ोफान अंदर है तो वो उसे बचाने के लिए वापस से अंदर चली जाती है और काई भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है, जहाँ पर शाओ ज़ोफान को ढूंढ लेती है। पर अर्थक्वेक की वजह से शाओ के ऊपर एक सीढ़ी गिरने वाली थी, जहाँ ज़ोफान उसे तो बचा लेता है लेकिन उसकी कमर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, जिसके बाद वो बाहर आता है। और जब शाओ को पता चलता है कि काई अंदर है तो वो वापस से अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से काई भी आ जाता है और वो ज़ोफान और शाओ को साथ में देखकर अपने हाथ की चोट को छुपा लेता है। अब जैसे ही शाओ को पता चलता है कि ज़ोफान की कमर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है। इसीलिए बेचारे काई को भी अकेले जाना पड़ता है, जहाँ पर उसको भी चोट लगी थी लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से लिंग के पैर में चोट लगी हुई थी, इसलिए फांग जल्दी से उससे मिलने के लिए आता है और वो उसे हॉस्टल भी छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ रास्ते में लिंग उसे बोलती है कि वो तो ब्रेकअप कर चुके हैं ना, तो फांग उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए क्यों आया है। जिस पर फांग उसे बोलता है कि उसे बस उसकी चिंता हो रही थी। तो लिंग यहाँ पर थोड़ी सी खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि फांग अब भी उसकी फिक्र कर रहा है। पर तभी फांग उसे समझाता है कि वो दोनों बिल्कुल ही अलग हैं और जब वो दोनों साथ थे तभी फांग उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा था, जिसकी वजह से फांग अब लिंग से सीरियसली ब्रेकअप कर लेता है। और इस बात से लिंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और अकेले अपने हॉस्टल जाने लगती है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ज़ोफान की पट्टी कर दी थी और वो शाओ को अंदर बुलाकर उसके कपड़े पहनाने में हेल्प करने के लिए कहते हैं। तो शाओ अंदर जाती है, जहाँ पर ज़ोफान अपने टी शर्ट पहनने की कोशिश कर रहा था और जब शाओ से हेल्प करने के लिए पूछती है तो ज़ोफान कहता है कि उसके टी शर्ट पर खून लगा हुआ है, तो वो नहीं चाहता कि ज़ोफान खून देखे, जिसकी वजह से शाओ आंखें बंद करके उसे टी शर्ट पहनाने लग जाती है और यहाँ वो गलती से उसकी बॉडी को भी टच कर देती है। पर किसी तरह वो ज़ोफान को टी शर्ट पहना ही देती है और वहाँ से जाने लगती है, जिस पर ज़ोफान बोलता है कि कल भी उसे ड्रेसिंग करवाने के लिए जाना पड़ेगा, तो शाओ भी उसके साथ चले, जिसके लिए शाओ हाँ कर देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर ज़ोफान की मॉम उसे कॉल करती है और वो पूछती है कि उसका शाओ से अभी तक पैचअप हुआ या फिर नहीं, जिस पर ज़ोफान उन्हें बताता है कि वो कोशिश तो कर रहा है। दूसरी तरफ शाओ जब अपने हॉस्टल जाती है तो वो देखती है कि उसकी रूममेट्स अपनी ब्लैंकेट्स पैक कर रही होती हैं, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से आज रात उन्हें प्लेग्राउंड में ही सोना था। इसलिए जब ये लोग प्लेग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, पर शी और ज़ोफान ने शाओ और बाकी सभी के लिए जगह बनाकर रखी हुई थी, जहाँ ज़ूलू तो शी के पास ही सोने के लिए मान जाती है, पर शाओ ज़ूलू को ज़ोफान के लिए मना करती है, जिससे कि ज़ूलू उसे समझाती है कि आज ज़ोफान ने उसकी जान बचाई है तो उसे भी ज़ोफान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर फिर भी शाओ ज़ूलू के पास ही सोती है और वो काई को मैसेज करके पूछती है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि अर्थक्वेक वापस भी आ सकता था और काई प्लेग्राउंड में नहीं था, जिस पर काई उसे मैसेज करके बताता है कि वो एक सेफ जगह पर है और वो रात को वहीं पर सो जाएगा। पर असल में वो रोड के साइड ही बैठा हुआ था और उसके हाथ पर भी चोट लगी हुई थी, जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। शाओ उससे पूछती है कि उसे ज़ोफान के साथ क्या करना चाहिए, तो काई उसे मैसेज करता है कि वो उसका लव कोच नहीं है, तो उसे खुद के फैसले अब खुद ही लेने चाहिए। जो सुनकर शाओ अब सोने की कोशिश करती है, पर उसे बार बार ज़ोफान की याद आ रही थी कि कैसे उसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो अपने बिस्तर पर ही बैठ जाती है, जहाँ वो अपने पीछे मुड़कर जैसे ही देखती है तो ज़ोफान भी बैठकर उसे ही देख रहा था। और अब सब लोगों के सो जाने के बाद सिर्फ वो दोनों ही अभी तक जागे हुए थे, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि शाओ जब लिंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जा रही होती है तो ज़ोफान की मॉम उसे कॉल करती है और बताती है कि उन दोनों के बीच की हुई हर बात को वो जानती है और ज़ोफान की वजह से वो नहीं चाहती कि उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी बिगड़े। इसलिए वो शाओ को अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती है और उसे बोलती है कि वो ज़ोफान को भी वहाँ पर नहीं बुलाएंगी, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए शाओ मान जाती है और उनके घर जाती है, जहाँ पर ज़ोफान की मॉम उसके साथ वीडियो गेम खेलती है। पर तभी ज़ोफान वहाँ पर आ जाता है, जिसे पता नहीं था कि शाओ भी वहाँ पर है, इसलिए ज़ोफान की मॉम उसके सामने एक्टिंग करने लग जाती है
कि अगर शाओ चाहे तो वो जाओफान को बाहर भी भेज सकती है, लेकिन शाओ इसके लिए मना कर देती है। और तभी जाओफान के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो देखते हैं कि जाओफान बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था। जिस पर मॉम बोलती है कि वो ब्लश इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके सामने शाओ खड़ी है। पर जब डैड जाओफान का टेम्परेचर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में उसे फीवर है, क्योंकि उसकी पीठ पर काफ़ी चोट लगी थी। जिस वजह से उसकी मॉम उसे चोट के बारे में पूछती है तो शाओ को उन्हें बताना पड़ता है कि असल में जाओफान को चोट उससे बचाते हुए लगी थी। जिस पर मॉम उसे बोलती है कि जाओफान के दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र है और इसीलिए उसने अपनी फिक्र किए बिना तुम्हें बचाया। फिर डैड यहाँ पर जाओफान के लिए मेडिसिन लेकर आते हैं तो मॉम वापस से एक्टिंग करने लग जाती है कि अरे ये मेडिसिन तो एक्सपायर हो गई है। फिर मॉम और डैड साथ में यहाँ से मेडिसिन लेने के लिए बाहर चले जाते हैं और शाओ और जाओफान को घर में ही बाहर से लॉक कर देते हैं ताकि वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सके। इधर जाओफान भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए बेहोश होने का नाटक करता है तो शाओ उसे सोफे पर बैठा देती है। अब काफ़ी देर के बाद भी जब मॉम डैड वापस नहीं आते तो शाओ खुद ही मेडिसिन लेने के लिए जाने लगती है और जाओफान भी उसके साथ ही जाता है। पर जैसे ही वो दोनों दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो वो दरवाज़ा उनसे नहीं खोलता क्योंकि मॉम ने उसे बाहर से लॉक किया था। जिस वजह से अब वो दोनों खाने खाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उन दोनों को बहुत ही भूख लग रही थी, जिससे कि खुश होकर जाओफान जल्दी से टेबल की तरफ जाकर बैठ जाता है और शाओ सोचती है कि अभी से दर्द नहीं हो रहा। फिर ये दोनों साथ में खाना खाते हैं तो जाओफान शाओ को ही घूरने लग जाता है, जिससे कि शाओ खाना छोड़कर टीवी देखने चली जाती है। और वहाँ वो जब टेबल पर पड़ी हुई मेडिसिन देखती है तो उसे पता चलता है कि वो मेडिसिन एक्सपायर्ड नहीं है। जहाँ उसे समझ में आ जाता है कि मॉम ने ये सब जानबूझकर किया था उन दोनों को अकेला छोड़ने के लिए, जिसके लिए वो जाओफान से भी पूछती है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर वो जाओफान का टेम्परेचर चेक करती है, जहाँ पे उसे फीवर होने की वजह से वो उसे सोने के लिए लेकर जाती है। तो जाओफान यहाँ पर उससे अपनी ईयरफोन्स मांगता है क्योंकि उसे बिना म्यूजिक सुने नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से शाओ उसे ईयरफोन्स भी लाकर दे देती है और म्यूजिक सुनते सुनते जाओफान सो जाता है। जहाँ शाओ उसके पास आकर बैठ जाती है और सोचती है कि उसे जाओफान को माफ़ कर देना चाहिए या फिर नहीं। पर तभी वो उसका फ़ोन देखती है जिस पर एक वॉइस नोट चल रहा था, तो वो उसे सुनने के लिए जाओफान की एकदम क्लोज आ जाती है। पर तभी जाओफान उठ जाता है तो शाओ से दूर होकर बताती है कि वो तो सिर्फ सुनने की कोशिश कर रही थी कि वो क्या सुन रहा है। पर तभी उसे पता चलता है कि वो तो शाओ का ही एक वॉइस नोट सुन रहा था जिसमें उसने उसके खराटे रिकॉर्ड किए हुए थे। और ये वॉइस नोट उसने तब रिकॉर्ड किया था जब शाओ एक बार लैब के अंदर ही सो गई थी, जो सुनकर शाओ काफ़ी एम्बैरस होकर वहाँ से जाने लगती है। तो जाओफान उसे हक कर लेता है और कहता है कि वो अब वापस कभी कोई गलती नहीं करेगा, जिससे कि वो शाओ को मना भी लेता है। और अभी दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं जहाँ पर शाओ को नींद आ रही थी। तो जाओफान उसे अपने कंधे पर सर रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी शाओ को ज़ूलू का फ़ोन आता है, जहाँ ज़ूलू असल में एग्जामिनेशन हॉल में लॉक हो चुकी थी, जिस वजह से शाओ को वहाँ पर आने के लिए कहती है। और अब जाओफान भी शाओ को जाने के लिए हाँ कर देता है। इस पर शाओ उससे पूछती है कि वो भला आप दरवाज़ा अनलॉक कैसे करेंगे। तो जाओफान उसे सच बता देता है कि वो अपने दरवाजे को फ़ोन से भी अनलॉक कर सकता है, जो सुनकर शाओ को उस पर थोड़ा सा गुस्सा आता है क्योंकि इतनी देर से जब उसे बाहर जाना था तो जाओफान ने दरवाज़ा नहीं खोला था। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन वही शाओ को जगाती है और बताती है कि उसने ही कहा था कि जाओफान को क्लास तक छोड़ने के लिए जाएगी, पर शाओ अपने बिस्तर से नहीं उठती क्योंकि अब उसे लग रहा था कि शायद अगर वो जाओफान से दूर रहेगी तो वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इस वजह से वो जाओफान के साथ भी नहीं जाती है। अब जब जाओफान शाओ को मैसेज करता है कि वो उसके साथ क्लास में क्यों नहीं आ रही है तो शाओ से झूठ बोल देती है कि वो अपनी नॉवल के काम में बिजी है, जिससे कि जाओफान थोड़ा सा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने तो शाओ के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने का भी प्लान बना लिया था, जिसके लिए वो शाओ को एक बार हॉस्टल के नीचे आने के लिए भी कहता है, लेकिन शाओ नीचे नहीं आती। इसलिए वो शाओ के लिए लाया हुआ ब्रेकफास्ट भी वहीं पर वार्डन को देकर चला जाता है। जिसके बाद शाओ लिंग और वही के साथ अपनी क्लास के लिए हॉस्टल से निकलती है तो बाहर उसे जाओफान मिल जाता है, जो कि बहुत देर से उसी का वेट कर रहा था। और जब वो उसे ब्रेकफास्ट खाते हुए देखता है तो उससे पूछता है कि वो इतनी लेट ब्रेकफास्ट क्यों कर रही है, जिस पर शाओ कहती है कि वो खाना वेस्ट नहीं करना चाहती थी। फिर वो शाओ के साथ उसकी क्लास अटेंड करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। और जाओफान शाओ को क्लास के बाद अम्यूजमेंट पार्क चलने के लिए पूछता है क्योंकि उसे शाओ को फायरवर्क्स दिखाने थे जो कि उसने आखिरी बार मिस कर दिए थे, पर शाओ इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद ये दोनों शाओ की क्लास में जाते हैं, जहाँ इन सभी से एक डिपार्टमेंट फॉर्म फिल करवाया जाता है। फिर जब इनकी क्लास स्टार्ट होती है तो शाओ देखती है कि जाओफान को इतनी बोरिंग क्लास की वजह से नींद आ रही थी और ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। जिसके बाद ये दोनों क्लास के बाहर आते हैं और जाओफान वापस से अम्यूजमेंट पार्क के लिए शाओ से पूछता है, जिस पर शाओ कहती है कि उन्हें ज़ूलू और शी को भी अपने साथ ले लेना चाहिए, पर जाओफान उसके लिए मना कर देता है। और तभी उनके सामने से प्रोफेसर हु आते हैं, जिन्हें शाओ कहती है कि वो जाओफान के साथ अम्यूजमेंट पार्क जा रही है तो वो भी साथ चल सकते हैं।
लेकिन प्रोफेसर हुई इसके लिए मना कर देते हैं और जाओफान से कहते हैं कि वो शाओ से इतना प्यार करता है, उसने अपने प्रोफेसर से भी झूठ बोल दिया कि उसकी मॉम बीमार है। जो सुनकर शाओ को थोड़ा सा अच्छा फील होता है क्योंकि उसके लव ने जाओफान को बहुत ही चेंज कर दिया था। पर तभी प्रोफेसर उन दोनों को पनिशमेंट के लिए लैब साफ करने का काम देते हैं, जहाँ पर शाओ जाओफान को अकेले ही सफाई करने के लिए कहती है। पर तभी शाओ को याद आता है कि उसे जाओफान को किसी भी प्रॉब्लम में अकेला नहीं छोड़ना है और वो वहीं पर रुककर जाओफान की हेल्प करने लग जाती है। फिर कबर्ड को साफ करते हुए उसे डेड बॉडी को रखने वाले बैग्स मिलते हैं और उन्हें देखकर उसे वो दिन याद आता है जब जाओफान ने उसे ब्रेकअप किया था। तभी जब जाओफान उसके पीछे आकर उसकी हेल्प करने लग जाता है तो शाओ गुस्से में उसके हाथ पर काट लेती है और रोने लग जाती है। फिर उसे बताती है कि उसे अभी भी डर है कि कहीं जाओफान उसे वापस से ब्रेकअप ना कर ले और इसीलिए वो उसे दूर दूर जा रही है। तो जाओफान उसे यकीन दिलाता है कि वो खुद को इम्प्रूव करेगा और उससे शादी करेगा। जो सुनकर शाओ एकदम शौक रह जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। पर जाओफान उसे रोक लेता है और उसे जवाब मांगता है, जिस पर शाओ से कहती है कि अभी वो दोनों ग्रेजुएट होने वाले हैं और उन्हें काम के लिए अलग अलग सिटीज़ में भी जाना पड़ सकता है, तो वो सब कुछ हैंडल कैसे करेंगे। जिस पर जाओफान कहता है कि वो उसी सिटी में अप्लाई करेगा जहाँ पर शाओ जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो किसी नेबरिंग सिटी में ही शाओ के पास रहेगा। फिर जब वो दोनों सेटल हो जाएंगे तब शादी कर लेंगे और एक घर खरीद लेंगे। इतनी लंबी प्लानिंग सुनकर शाओ उसे चुप कर आती है और उसे बोल देती है कि हाँ वो उस पर ट्रस्ट करती है, जिसके लिए वो उसे किस भी करती है। और अगले दिन यूनिवर्सिटी में उनका आखिरी दिन था, जहाँ पर ये सभी लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए रेडी हो रहे थे, जहाँ पर शी काई से मिलता है क्योंकि उसे उसकी हेल्प चाहिए थी ज़ुलू को स्टेज पर प्रपोज करने के लिए। पर तभी शाओ के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि काई को बताते हैं कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं आ पाएंगे, तो वो काई के पेरेंट्स की जगह पर उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जो सुनकर वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो कब से अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा था। अब यहाँ पर शी गलती से शाओ के पेरेंट्स को ये भी बता देता है कि जाओफान अब भी शाओ का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि शाओ के पेरेंट्स को लग रहा था कि शाओ और जाओफान का तो ब्रेकअप हो चुका है, जिस वजह से वो लोग थोड़े से भड़क जाते हैं और काई से शाओ के बारे में पूछने लग जाते हैं। दूसरी तरफ शाओ लिंग और वही ऑडिटोरियम में जाने लगते हैं, तो फांग लिंग से कुछ बात करने के लिए वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर फांग लिंग से सॉरी कहता है। लिंग भी उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि वो मूव ऑन कर चुकी है, जहाँ वो फांग को ये भी समझाती है कि उसे अपने आप को फांग के सामने प्रूफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो जैसी है उसमें ही खुश है। जिसके बाद वो फैंग को हैप्पी ग्रेजुएशन बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर जाओफान और शाओ ऑडिटोरियम में बैठकर अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं और जाओफान की मॉम भी वहाँ पर थी। पर तभी शाओ के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो शाओ से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि शाओ ने उन्हें ग्रेजुएशन सेरेमनी के बारे में नहीं बताया था और उसने जाओफान से पैचअप कर लिया था, ये भी उन्हें नहीं बताया था। इसलिए अब शाओ के डैड अकेले में उससे बात करते हैं और वो नहीं चाहते थे कि जाओफान शाओ के साथ रहे, क्योंकि जब शाओ का ब्रेकअप हुआ था तब वो अपने रूम में बहुत ज़्यादा रोई थी और ये बात शाओ के डैड को भी पता थी, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि शाओ का वापस से कोई दिल दुखाए। लेकिन फिर जाओफान की मॉम शाओ के पेरेंट्स से बात करने के लिए आती है और शाओ इधर जाओफान को सारी चीज़ बता रही होती है कि कैसे उसके डैड उनके रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उन्हें मनाने के लिए जाओफान को शाओ के डैड को सॉरी बोलना पड़ेगा। दूसरी तरफ शी को स्टेज पर सेरेमनी के लिए बुलाया जाता है, तो अचानक से स्क्रीन पर ज़ुलू और उसके फोटोज प्ले होने लग जाते हैं और शी एक रिंग से ज़ुलू को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। असल में यहाँ पर काई ने शी की हेल्प की थी इस प्रपोजल के लिए और स्क्रीन को उसके लिए हैक कर लिया था, पर सिक्योरिटी गार्ड्स के आने की वजह से शी को स्टेज से भागना पड़ता है और ज़ुलू भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसे गले लगा लेती है, जहाँ पर वो भी काफ़ी खुश थी। इसके बाद शाओ और जाओफान शाओ के डैड से सॉरी बोलने के लिए जाते हैं, तो शाओ के पेरेंट्स जाओफान की मॉम के साथ होते हैं और जाओफान की मॉम ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, जहाँ पर दोनों मॉम शाओ को समझा रही होती है कि उसे ग्रेजुएशन के बाद अपने डैड की हर बात माननी होगी, तभी उसके डैड उसके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही दोनों मॉम्स यहाँ पर डैड को भी समझाती है कि उन्हें शाओ की खुशी के लिए जाओफान को एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों की ग्रेजुएशन सेरेमनी भी खत्म हो चुकी थी और अब इनका यूनिवर्सिटी में बहुत ही थोड़ा सा वक्त बचा था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जाओफान और शाओ पहली बार कैसे मिले थे और जाओफान ने उसका कितना सपोर्ट किया और दोनों ने साथ में कितना एंजॉय किया, जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर अपना आखिरी डे सेलिब्रेट करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। फिर हमें काफ़ी वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ और जाओफान एक साथ होते हैं और उन दोनों की 3 दिन में शादी होने वाली थी, जिसके लिए वो सब पहले काई को इनवाइट करते हैं, जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी का CEO बन चुका था और वो शादी में आने का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है, पर वो बेचारा अभी भी सिंगल था। सीन अब सीधे शादी वाले दिन का आता है, जहाँ पर इन दोनों की फैमिली मेंबर्स और यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स आए हुए थे और उन्होंने एंट्रेंस में स्केलेटन लगाया हुआ था, क्योंकि जाओफान भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था और साथ ही साथ शाओ डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखा करती थी।
फिर शाओ अपने डैड के साथ आइल की तरफ आती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि शाओ के डैड अभी भी ज़ाओफान को लेकर श्योर नहीं थे। लेकिन जैसे ही ज़ाओफान उन्हें डैड कहकर बुलाता है तो वो शाओ का हाथ उसके हाथ में दे देते हैं और ज़ाओफान शाओ को किस करता है। यहाँ हमें उनकी पूरी जर्नी दिखाई जाती है, जिसके बाद शाओ अपना बुके फेंकती है और वो बुके वे कैच कर लेती है। पर फिर वो सबको बोलने लगती है कि उसे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, जिस वजह से सभी लोग हंसने लग जाते हैं। और फिर वो उस बुके को ज़ूलू को दे देती है, क्योंकि अब ज़ूलू की बारी थी शी से शादी करने की। जहाँ हम बाहर जिया को भी देख पाते हैं, जो कि अब ज़ाओफान को सेटल देखकर वो भी खुश थी। फिर ये सभी लोग साथ में डांस करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। इधर हम सभी पेरेंट्स को देखते हैं जो कि इन दोनों की शादी से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और ज़ाओफान जिसने कि कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक की हुई थी तो शाओ से संभाल रही थी। जहाँ आखिरी मोमेंट पर हमें इनका किस दिखाया जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।